हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का अध्ययन का ये पहला पाठ ही है ना। जो उसके अंदर तो अपने सभ्यता पढ़ ली थी, ये पाठ बहुत बड़ा है। इसके अंदर 4-5 वीडियो लाना पड़ेगा तब जा करके ये पाठ पूरा हो पाएगा अपना, है ना। तो पहला पाठ तो हो गया था जिसके अंदर अपने सभ्यता पढ़ ली थी, राजस्थान की सभ्यता पढ़ी थी, है ना। अब पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजवंश। तो ये राजवंश है ना, बहुत सारे हैं, है ना। कोटा बूंदी वाला, मेवाड़ वाला, बीकानेर वाला, सब इसमें टोटल आ जाएगा कछवार। तो अपन है ना एक एक का वीडियो लेकर के आएंगे, है ना। तो मैं सबको है ना क्रम वाइज प्ले लिस्ट में डाल दूंगा आपको। तो आपको है ना प्ले लिस्ट में से जा करके सभी वीडियो को देखना है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, है ना। तो बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति, है ना। इस वीडियो में अपन है ना चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो बचेंगे ना उसको दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे ना। तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में आप सभी जानते हो, है ना, कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में 4 सिद्धांत आते हैं ना। पहला सिद्धांत आता है वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान कौन बताता है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा बताते हैं। ये सिरोही के रहने वाले थे, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, है ना। तो ये कहाँ की किसकी संतान बताते हैं? वे आर्यों की संतान बताते हैं। दूसरा थे एक इनका समर्थन करने वाले सी.वी. वैद्य। सी.वी. वैद्य भी वैदिक आर्यों की संतान बताते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मिलान कीजिए किसने क्या किसकी संतान बताया था। और अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में बताते हैं चंद्रप्रदायी, ये तो आप सब जानते हो, है ना। तीसरा है कि ब्राह्मणों की संतान कौन बताते हैं? D.R. भंडारकर, दयाराम भंडारकर बताता है। और गोपीनाथ शर्मा कहाँ गए थे? चूरू के रहने वाले थे। तो गोपीनाथ शर्मा ने जो राजपूतों को है ना ब्राह्मणों की संतान बताया है। और एक है दोस्तों विदेशी मत भी प्रचलित है। तो विदेशों से कौन बताते हैं? कर्नल जेम्स टोड, है ना, जो राजपूतों को है ना शकों से संबंधित बताते हैं, शक या फिर सीतियन जाति से संबंधित बताते हैं। एक आता है स्मिथ, है ना, राजपूतों को हूणों से संबंधित बताते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ना गुइल वंश के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पहले अपन है ना चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में गुइल वंश पढ़ेंगे। क्योंकि गुइल वंश तो आया था 566 में आया था, जबकि चौहान वंश तो 551 में ही आ गया था ना। तो पहले अपन को ये पढ़ना चाहिए, बाद में ये पढ़ेंगे। लेकिन किताब में तो क्या है, ऐसे ही उल्टा सीधा दे रखा है। 10वीं की किताब है ना, उसमें जो कंटेंट दे रखा है ना वो व्यवस्थित नहीं दे रखा है, उल्टा सीधा दे रखा है। लेकिन मैं है ना आपको व्यवस्थित बताऊंगा, उल्टा सीधा मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना। ओके, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपन चौहान वंश की, है ना। बाकी दूसरा वंश उसकी बाद में करेंगे। चौहान वंश, दोस्तों मेरा नाम भी R.K. चौहान है ना। आप बोलोगे कि R.K. चौहान कैसे, है ना। मैं भी R.K. चौहान है, हमारे भी चौहान वंशी है ना। और तो पहले इसी की बात करेंगे ना। चौहान वंश की स्थापना कब हुई थी? आप सब जानते हो, 551 ईस्वी के में हुई थी। वासुदेव चौहान प्रथम इनके संस्थापक थे और सांबर झील के आसपास इनका प्रारंभिक क्षेत्र था। शाकंभरी इनकी वो देवी थी, है ना। इतना तो आप जानते हैं ना। तो अपन सिर्फ काम की चीज़ें ही बताएंगे, है ना। मेरा भी चौहान वंश है और हम है जो नाडोल पाली से हमारी शाखा निकली हुई है ना। शाकंभरी से चौहान से नाडोल, है ना। नाडोल से फिर हमारा गांव इधर ब्यावर जवाजा की तरफ है ना। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव प्रथम। और गुवक प्रथम के बारे में आपको पता है कि चौहान है ना पहले गुजर प्रतिहारों, राजस्थान में पहले इनका काल था, चौहानों से पहले गुजर प्रतिहारों का। तो चौहान है ना पहले इनके सामंत हुआ करते थे गुजर प्रतिहारों के। तो इनका चौहानों का एक शासक था गुवक प्रथम ने अपने आप को, है ना, चौहानों को गुजर प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त करवाया था। तो पूछा जा सकता है आपसे कि चौहानों को गुजर प्रतिहारों की अधीनता से किसने मुक्त कराया? तो आपको बताना है गुवक प्रथम ने। देखो एक एक लाइन अपने काम की चीज़ें, मैंने काम की चीज़ें ही लिखी है, फालतू की चीज़ें मैंने नहीं लिखी थी।
उसके बाद में इम्पोर्टेंट राजा आता है वाकपति राज। देखो नाम भी है ना, नाम भी ऐसा ही है, वाकपति राज। वाकपति राज ने गुज्जर प्रतिहारों को पराजित किया और अपनी शक्ति का परिचय दिया। गुड, वाकपति राज, है ना। उसके बाद आता है विग्रहराज सेकंड। 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख सिक्कर, है ना, हर्षनाथ लेख के अकॉर्डिंग चालुक्य शासक मूलराज को पराजित किया था। चालुक्य शासक मूलराज को किसने पराजित किया था? विग्रहराज सेकंड ने पराजित किया था। और दोस्तों उसके बाद है ना चौहान इधर आ गए थे, अजमेर की तरफ आ गए थे, सांबर को छोड़ करके इधर आ गए थे अजमेर की तरफ, है ना। आप देखिए कि अजमेर की स्थापना 1113 में आप सभी जानते हो अजय राज ने अजमेर बसाया था। और इन्होंने 1133 के अंदर 1105 से लेकर के 1133 के बीच अजमेर दुर्ग बसाया था, जिसको तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, गढ़बिजली दुर्ग कहते हैं, है ना। हाँ ठीक है। उसके बाद आया था अर्णोराज। अर्णोराज ने आनासागर झील का निर्माण कराया और पुष्कर के अंदर है ना वराह मंदिर का निर्माण कराया। ब्रह्मा मंदिर का नहीं, वराह मंदिर। वराह मंदिर अलग है, ब्रह्मा मंदिर अलग है और वराह मंदिर अलग है। कभी जाओ पुष्कर तो देखना कि एक वराह मंदिर भी अलग से है ना। ओके। उसके बाद में आता है विग्रहराज चतुर्थ। सभी जानते हो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में, है ना, कि ये कितने पावरफुल आदमी थे, है ना। तो विग्रहराज चतुर्थ 1158 से 1163 केवल 5 साल के लिए शासक बने थे, लेकिन इन्होंने 5 साल में वो कार्य कर दिया जो राजा 50 साल में नहीं कर पाते, वो उन्होंने 5 साल में करके गए थे, है ना। इन्होंने तोमरों को पराजित किया और दिल्ली पर अधिकार किया। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम राजा कौन था? चौहान वंश का प्रथम राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। और इनके एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम क्या था? जयानक भट्ट। जयानक भट्ट ने इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी थी। इनकी मृत्यु के बाद में जयानक ने कहा भी था कि अब कवि बांधव की उपाधि का कोई अर्थ नहीं रहा है। और इनके एक दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था सोमदेव। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक ग्रंथ लिखा था। किसने? सोमदेव ने क्या लिखा था? ललित विग्रहराज नाटक लिखा था। और विग्रहराज चतुर्थ, ये बिशलदेव के नाम भी इनका ही था, है ना। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली, क्या हरिकेली नाटक ग्रंथ भी लिखा था। कौन सा? है ना, हरिकेली नाटक भी ग्रंथ लिखा था, जो कि 2.5 दिन के चौपड़े की जो दीवारें हैं ना उस पर भी लिखा हुआ है, पता है ना आपको। हाँ, और 2.5 दिन के चौपड़े के अंदर है ना किसका उर्स बढ़ता है? पंजाब शाह का उर्स बढ़ता है। ये वन रक्षक वनपाल वाले वीडियो है, उस पेपर में भी आया था, याद है तो आपको, नहीं है तो अब याद रख लेना। विग्रहराज का समय है ना चौहान वंश या सपाद लक्ष्य का स्वर्णिम काल था, जानते हो आप सभी, है ना। और चौहान वंश अजमेर का है ना अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय, है ना। पृथ्वीराज तृतीय का 1166 के अंदर 1166 के अंदर इनका जन्म हुआ था गुजरात, अनिलवाड़ा गुजरात के अंदर हुआ था। और 11 वर्ष की आयु में ये शासक बनते हैं और ये 1192 में त्रैन के दूसरे युद्ध में हार जाते हैं, आप सभी जानते हो, है ना। 1182 के अंदर इन्होंने सतलज प्रदेश के बंडानको को पराजित किया था। और 1182 में ही इन्होंने महोबा के चंदेल शासक, एमपी के अंदर आता है, महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया था। इसको छोड़ दीजिए आप, है ना। और परमर्दी देव के सेनापति कौन थे? आला और उद्दल, आप सभी जानते हो, इनको इन्होंने पराजित किया था। ऐसे चौहान वंश का ये अजमेर वाले चौहान खत्म हो गए थे। उसके बाद में आते हैं रणथंभौर के चौहान वंश। आप सभी जानते हो कि रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन है? गोविंदराज, सभी जानते हो। और एक यहाँ के जो सुप्रसिद्ध शासक बने थे हमीर चौहान, अपनी हट के लिए फेमस थे। 1282 में राजा बने थे, 1301 में इनका अंत हो गया था। और सबसे पहला जौहरी अपने यहीं हुआ था, आप जानते ही हो। 1291 के अंदर जलालुद्दीन ने आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल रहा था, है ना।
1299 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और जैन दुर्ग को जीत लिया था। इसको जैन दुर्ग को जीत लिया था। उसके बाद इन्होंने रणथंभौर दुर्ग पर भी घेरा डाल दिया था। 1301 के अंदर हमीर के जो सेनापति थे ना, रणमल और रत्तीपाल, इन दोनों ने विश्वासघात कर लिया था। इन दोनों ने विश्वासघात कर दिया था। तो यहाँ पर युद्ध हुआ था, केसरिया शाखा हुआ था, रंगा देवी ने जौहर किया था और ये राजस्थान का पहला शाखा माना जाता है ना। हाँ, और यहाँ पर है ना अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? एक तो उल्गू खां था और एक नुसरत खां था। नुसरत खां तो जब ऊपर से पत्थर वत्थर बरसा रहे थे तो रात के टाइम में ये एक बड़ा पत्थर आया था और उसकी नुसरत खां की लगी थी, तो नुसरत खां तो मर गया था, है ना। अब हमीर से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है ना। नयन चंद्र सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हमीर महाकाव्य। और जोधराज ने क्या लिखा था? हमीर रासो। और चंद्रशेखर ने क्या लिखा था? हमीर हट। हमीर हट किसने लिखा था? चंद्रशेखर ने लिखा था। अब चौहानों में सबसे लास्ट में बच गया है जालोर के चौहान। आप सभी जानते हो जालोर के चौहानों के संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। कब? 1181 के अंदर इन्होंने इधर अपनी नींव रखी थी, है ना, जालोर के अंदर। यहाँ का जो सुप्रसिद्ध शासक हुआ था वो था कानड़ देव। 1305 में राजा बना, 1311 में मर गया था, शहीद हो गया था, है ना। 1308 के अंदर सिवाना दुर्ग पर कमालुद्दीन गुर्ग अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, इसने आक्रमण कर दिया था और सिवाना दुर्ग को जीत लिया था, आप जानते हो। और देखो उसका नाम क्या रखा था जीतने के बाद में? इसका नाम क्या रख दिया था? खैराबाद रख दिया था। क्या नाम रखा? खैराबाद। खिजराबाद तो रखते हैं चित्तौड़ का, खैराबाद रखते हैं सिवाना दुर्ग का। और यहाँ पर है ना एक बावले सरदार थे। कौन थे? बावले सरदार थे। बावले सरदार ने विश्वासघात कर दिया था, इसीलिए कमालुद्दीन गुर्ग के जो जीत गया था। फिर ये अलाउद्दीन खिलजी आता है ना उसी टाइम में, है ना। फिर अलाउद्दीन खिलजी भी साथ में होता है और कमालुद्दीन गुर्ग को है ना वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। उसके 3 साल बाद में फिर वापस आगे 1311 में, है ना, यहाँ जालोर दुर्ग पर आक्रमण करते हैं। जालोर के राजा कौन थे? कानड़ देव, आप सभी जानते हो। यहाँ पर है ना दहिया सरदार, है ना, दहिया बिक्का सरदार ने यहाँ पर क्या करता है? ये विश्वासघात कर लेता है। तो यहाँ पर कानड़ देव भी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पर को जीत लेने के बाद में इसका नाम क्या रख देता है? जलालाबाद रख देता है। तो आपको ये तीनों ही नाम याद रखना है। सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखता है? खैराबाद। क्या रखते हैं? खैराबाद। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखता है? खिजरा। कैसे? खिजरा, खिजराबाद। क्या रखता है? खिजराबाद रखता है। और जलालाबाद किसका रखता है? जालोर का रखता है। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो अपना पूरा हो चुका है और मेरी क्या कमियां हैं ये आपको कमेंट करके बताने का है ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूं। धन्यवाद।